हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं अनिल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनिल पे। ठीक है, देखो अब तक हमने क्या किया है, अब तक हम सीजीएल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब एग्जाम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो एक वीडियो में, इससे लास्ट वीडियो में मैं आपको आई थिंक जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट थी उसके मैं सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। हालांकि वो इतनी टफ नहीं थी बट वो लग रही थी बच्चों को टफ है। तो चलो अब जो नेक्स्ट वाली शिफ्ट है, अब जल्दी जल्दी से वीडियो लाएंगे और नेक्स्ट वाली शिफ्ट जो भी है इसको कराते हैं आपको। ठीक है, तो चलो देखो क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से होते हैं? सर्वांग सम। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो होते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरे के कॉपी पेस्ट हो, जैसे ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। ठीक है, अगर इसकी ये साइड ए है तो ये भी ए हो, ये बी है तो ये भी बी हो, ये सी है तो ये भी सी होनी चाहिए। उसने क्या बोला है? these have two equal sides and the same perimeter। अगर मान लो मैं कह देता हूं कि ये C के इक्वल है और A के इक्वल है, तो और इन दोनों का पेरीमीटर भी इक्वल है, तो मतलब पेरीमीटर तो C प्लस ए हुआ और इधर B हुआ, और इधर भी पेरीमीटर होगा C प्लस ए प्लस बी। अब कह रहे पेरीमीटर भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल साइडें थी, ये दोनों तो कट गई। मान लो B1 B2 भी मान लें तो ये दोनों भी इक्वल है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है। तो इस वाली स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या सर्वांग सम होंगे। अब देखो इसमें क्या बोला है, दीज हैव द सेम एरिया एंड सेम बेस। देखो सेम एरिया हो और सेम बेस हो, मान लो ये बेस है दोनों का, तो एरिया कब होता है? एरिया की वैल्यू होती है हाफ बेस इंटू हाइट। वो कह रहे हैं बेस सेम है और एरिया सेम है, तो हाइट वेरी कर सकती है। जैसे देखो अगर मैं ये बेस रखता हूं और दोनों की हाइट ऐसे रख देता हूं, ये दोनों की हाइट है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। हालांकि इनका बेस मान लो a है और इसका हाइट भी h है, तो बेस और हाइट भी इक्वल है, लेकिन हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। ठीक है, एरिया इक्वल हो जाएगा बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर मैं कहता हूं कि एक साइड ऐसे और ये एंगल इक्वल है, बस एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। अब ये वाली साइड तो पता ही नहीं कहाँ तक टच कर सकती है, ऐसे भी टच कर सकती है, ऐसे भी टच कर सकती है, कैसे भी बना सकते हैं इसको, तो हम इसे भी इससे भी नहीं बता सकते कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। दीज हैव द सेम बेस सेम हाइट, अभी बोला सेम बेस सेम हाइट से नहीं बता सकते, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही बताया जा सकता है। चलो सेकेंड क्वेश्चन है, देखो आपको क्या है, हर शिफ्ट के अंदर आपको दो तीन अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा आपको क्वेश्चंस को, ताकि आप क्वेश्चन एग्जाम में भी कैसे करते हैं वो आप थोड़ा अप्रोच सीख लो जल्दी से। द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन 75 एंड 80। तो बॉयज और गर्ल्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 75 और 80 हैं। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज 78, पूरी क्लास के 78 है, तो आप सबने पढ़ा होगा एलिगेशन मेथड कि बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशियो निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करें तो बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशियो आ जाता है 2:3, तो 2:3 आंसर है, फर्स्ट आंसर है। चलो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है इफ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल होता है जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, तो वो कह रहे हैं दो साइडों का सम 16 है, मतलब ट्वाइस ऑफ ए 16 के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है, तो ये भी 8 होगा और ये भी ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा। तो साइड पूछिए थर्ड, ये बेकार सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो टोटल डिनोट टोटल कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किए हैं, प्रेजेंट डिनोट द कैंडिडेट अपीयर जो अपीयर हुए हैं। इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज द सेकेंड हाइएस्ट। अब वो पूछ रहे हैं कि जो बताओ जो एब्सेंट बच्चे हैं वो सेकेंड हाईएस्ट किस सेंटर पे होंगे, सॉरी किस ईयर में होंगे, इनमें से किस ईयर पे होंगे ये बताना है आपको। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे अगर 45 बच्चे टोटल हैं उसमें से 3 प्रेजेंट है, तो कितने एब्सेंट हुए? 45 में से 42 प्रेजेंट है तो 3 एब्सेंट हुए। यहाँ पे कितने एब्सेंट हुए? 11। यहाँ पे कितने एब्सेंट हुए? 5। तो 11, 5, 16 और 3, तो यहाँ पे 19 बच्चे एब्सेंट हैं। ऐसे ही सब में चेक करना, 5 इसमें आई थिंक 20 और इसमें 5, तो ये कितना हो गया? 29 हो गया। इसमें चेक करें तो 4 बच्चे यहाँ एब्सेंट हैं, यहाँ पे 20 बच्चे एब्सेंट हैं, यहाँ पे 10 बच्चे एब्सेंट हैं, तो 30 और 4 34 बच्चे एब्सेंट हो गए।
यहाँ पे देखे तो 11, यहाँ पे डिफरेंस है 12 का, यहाँ पे डिफरेंस है 8 का, तो 20, 12 और 8 20, 20 और 11 31। अब इनमें डिफरेंस है 11 का, इनमें डिफरेंस है 14 का, इनमें डिफरेंस है 5 का, तो 14 5 19, 19 और ये 30 हो गया। तो सेकंड हाईएस्ट पूछा था, तो बताओ सेकंड हाईएस्ट किस में है? ये तो हाईएस्ट हो गया, तो सेकंड हाईएस्ट हो गया आपका 2019 में, 2019। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, देखते जाओ। अब जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को, जो जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उन पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है तो ऐसे ही कर देंगे। तो उसने बोला है 217924k इज डिविजिबल बाई 6। अगर एक नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 3 और 2 से भी डिविजिबल होगा। अब इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k। तो देखो अगर k है और ये 2 से भी डिविजिबल है तो लास्ट में एक इवन नंबर होगा, तो k की वैल्यू हो सकती है 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये 5 नंबर हो सकते हैं k के, लेकिन अब वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट। तो जैसे 7 + 2 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 2 + 1 3 कट जाएगा। तो 4 में क्या ऐड करें, वो भी इवन नंबर, कि वो 3 से डिवाइड होने लग जाए। तो 4 + 0 नहीं होगा, 4 + 2 पे डिविजिबल है। 4 + 4 8 होते हैं, तो 8 3 से नहीं होगा। 4 + 6 10 भी नहीं होगा। 4 + 8 12 भी डिविजिबल, सॉरी 8 भी हो सकता है, बट इसमें 8 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए 2 ही आंसर है। ठीक है, अगर 8 होता तो 8 भी आंसर हो जाता, क्योंकि 4 और 8 डिविजिबल हो जाता है ऐड करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है if someone secured all the highest scores that have been obtained by some student or other in the 6th subject given table, what would be the exact overall percentage by that student। देखो इन क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व किया करो। उसने ऊपर बोला है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब ये जो है ये परसेंटेज है, ठीक है, ये सब परसेंटेजेस हैं। तो अब इसने पूछा है कि अगर एक ऐसा बच्चा हो जिसने क्या किया हो, उसने सब्जेक्ट में, इनमें से एक ऐसा बच्चा ढूंढो जिसने उस सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर किया हो, और वो जो हाईएस्ट स्कोर है वो टोटल कितना परसेंटेज बनेगा आपको बताना है। तो देखो अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? अमन का परसेंटेज है जो कि 100% है। तो और पेपर है 150 मार्क्स का, तो 150 में से उसने 100% स्कोर किया, मतलब 150 मार्क्स स्कोर किए। इसमें से सबसे ज्यादा स्कोर कौन कर रहे हैं? 80% कर रहे हैं। तो 80% ऑफ 130, आई थिंक 13 8 जा 104 हो जाएगा। प्लस इसमें मैक्सिमम किसने किया? 90%, तो 120 का 90% 108 मार्क्स होते हैं। इसके बाद देखो मैक्सिमम है इसमें 95% आउट ऑफ 100, तो 95 ही होगा। प्लस इसमें मैक्सिमम है 90 जो कि 60 का है, तो 60 का 90 54 मार्क्स होते हैं। प्लस इसमें देखो आप लोग 90 40 का, तो प्लस 36 मार्क्स। होल डिवाइड बाई, आपको करना है टोटल परसेंटेज निकालना है तो मैक्सिमम मार्क्स निकाल लो उसके, तो मैक्सिमम मार्क्स ये सारे हो जाएंगे। तो ये हो गए 100, 200, 320 और 320 में आपको ऐड करने हैं 280 मार्क्स, तो ये हो गए टोटल आपके 600 मार्क्स। और इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, तो ये आपका परसेंटेज है। ठीक है, इसे डिवाइड कर लेना जो भी आए, इसे प्लस प्लस कर लेना और प्लस करने के बाद हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये आपका 90 आ रहा है, इन सबको ऐसे ऐसे करके सम कर लेना, तो आंसर आप देख लो ये हो जाएगा 91 1/6 कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद सिंपल सा है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेना ये छोटी मोटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर 30 दिख रहे हैं तो कहीं पे साइन स्क्वायर 60 ढूंढो। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है इफ ए प्लस बी क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। अगर एंगल ए और बी 90 डिग्री होंगे सम में, तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो देखो साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 60 1 बना। अब ये माइनस का साइन स्क्वायर 40, तो 50 ढूंढो कहीं दिखे तो, ये रहा माइनस का साइन स्क्वायर 50, तो माइनस कॉमन ले लें तो ये -1 दे देगा। साइन स्क्वायर 45 के साथ साइन स्क्वायर 45 ये रहा, तो +1। और साइन स्क्वायर
55 के साथ माइनस का साइन स्क्वायर 55, तो ये माइनस में है तो ये -1 देगा, तो -1 + 1 -1 + 1 0 आंसर है। देखो हाँ 0 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये देखो अभी बताया था मैंने साइन स्क्वायर में क्या होता है, ये 1 होता है जब इन दोनों का सम 90 होता है, और सेम टू सेम किस में भी होता है, कॉस स्क्वायर में भी होता है, तो कॉस स्क्वायर भी 1 होगा अगर इनका सम 90 होगा, तो इनका सम 90 है तो ये 1 वैल्यू देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550। देखो जब भी ये क्वेश्चन देखे तो आप हमेशा ऐसे लिख दिया करो, सीपी इधर होगा, मार्क प्राइस इधर होगा, उस पर थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे तो सेलिंग प्राइस इधर होगा, ठीक है। ये 3 चेन बनाया करो। क्वेश्चन में बोला है इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40% देन सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर देन सीपी। देखो अगर एसपी इससे 10% ज्यादा बनेगा, इसका मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ होगा। कितने का डिस्काउंट देने पे, 40 का डिस्काउंट देने पे। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखो आप एक चीज याद रखना, जब भी मैं समझाता हूं, MP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस P%/100 माइनस D%। अगर मान लो लॉस भी हो, ज्यादा डिस्काउंट देने पे लॉस भी हो सकता है, तो आप P की जगह यहाँ -L भी रख लेंगे, तो इसको याद रख लेना। ये मैं बताऊंगा अभी आपको कहां से आता है, ये 2 फॉर्मूले होते हैं SP के, बस और कुछ नहीं होता। तो देखो आप उसने क्या बोला, 40 का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट है, मोर का मतलब प्रॉफिट ही हो जाता है वो। तो अगर हम MP इधर लिखते हैं, अगर हम MP और CP का रेशियो निकाले तो वो हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितने का है, 10 का, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है, 40 का, तो ये हो जाएगा 110/60, तो ये 11/6 आया। तो MP CP का रेशियो आया 11/6। अब देखो MP की वैल्यू दी है 550, तो मतलब इस 11 की वैल्यू 550 है, तो ये इसका 5 गुना है। तो अगर 11 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 6 की क्या होगी, 6 × 50, तो ये 300 रुपये का होगा, ठीक है। तो CP 300 रुपये। इसे जल्दी करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ इन ऑर्डर टू पास अ मिनिमम 105 मार्क्स आर नीडेड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री की बात कर रहा है वो सिर्फ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन द एग्जामिनेशन। देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने फिर से बोला था परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो ये ऑलमोस्ट इसका 50% है, तो इसका 50% कितना होगा, 87.5 होगा। तो 87.5, लेकिन हमें तो पास होने के लिए 105 मार्क्स चाहिए, तो 54% भी कितना होगा, मैक्सिमम 90 के नियर बाई चला जाएगा, या 94 के नियर बाई, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो इनमें सिर्फ एक ही बच्चा पास हो रहा होगा या 0 बच्चे होंगे। तो बस आप 75 को और कैलकुलेट कर लो, तो 75% ऑफ कितने मार्क्स, 175, ये कट जाएगा 25 से 7, 25 से 4, तो 49, ये हो जाएगा 490 और 35, तो 525 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ रहा है, 13 समथिंग आ रहा है। तो हमें पास होने के लिए तो 105 चाहिए थे, तो एक ही बच्चा पास हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पाइप P इज 21 टाइम्स फास्टर देन पाइप Q। अगर हम पाइप P और Q की एफिशिएंसी की बात करें सिर्फ, तो 21 टाइम्स फास्टर है, तो ये 21 टाइम होगा, तो ये Q 1 यूनिट, मतलब अगर ये 1 पानी भरेगा तो उसी 1 घंटे में P 21 पानी भर देगा। इफ Q कैन फिल अ सिस्टम इन 110 मिनट, जो Q है वो 110 मिनट लेता है भरने में, जबकि मैं मान लूं 1 मिनट में तो 1 भरता है, तो टोटल जो कैपेसिटी होगी, अगर 1 मिनट में 1 भरता है तो 110 मिनट में 110 भरेगा, तो ये हो गई टंकी की टोटल कैपेसिटी, कितनी हुई, 110। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब मुझे 110 का 110 भरवाना है, लेकिन मुझे दोनों से भरवाना है एक साथ, तो 21 और 1 22 की क्षमता से भरने लग जाएंगे, तो कितने घंटे आ जाएंगे, 5 घंटे या 5 मिनट जो भी हो, देख लेना, 5 होगा आंसर आपका। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले उसने 2 कौन से जिनकी रेडियाई का रेशियो, तो R1 R2 आपको गिवन है 2:5, और वॉल्यूम्स का रेशियो है V1 V2 3:5,
आपसे पूछा है इनकी हाइट का रेशियो। देखो वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, V1 V2, और कोण है तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू S2। तो 1/3 पाई कॉमन है, कट जाएंगे। V1 V2 ऑलरेडी गिवन है 3 5, R1 का स्क्वायर जो कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 इंटू H1 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू H2। तो ये कट गया 5 पे, तो ये आ जाएगा 15 4। तो H1 H2 इज इक्वल टू 15:4 है। कोई 15 4? ठीक है, एक ही आंसर है 15 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके बताता हूं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर मैं इस वैल्यू को, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तो इसको काट देगा, x माइनस 5 कट जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई x प्लस 5। ठीक है, तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पे जाना है, अगर आप ऑप्शंस को देखो तो ये सभी ऑप्शंस आपके न्यूमरेटर की फॉर्म में है। इसका मतलब इस वैल्यू ने इसे काट दिया होगा कंप्लीटली। ठीक है, इस वैल्यू ने इसको कंप्लीटली काट दिया होगा। तो एक काम करते हैं, जो हमने स्कूल में सीखा था वो करते हैं, डिवाइड कर दो डायरेक्ट। तो x³ प्लस 15x² प्लस 75x प्लस 125 हमें डिवाइड करना है x प्लस 5 से। तो देखो स्कूल में क्या सीखा था, ये x³ है तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए, तो किससे करेंगे, x² से करेंगे। तो ये पूरा नंबर x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा x³ प्लस 5x²। अब माइनस करेंगे तो ये कैंसल आउट, 15 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 10x², और नेक्स्ट नंबर है 75x। ठीक है, तो अब देखो इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10x² बन जाए, तो इसको करना पड़ेगा 10x से। तो 10x इंटू x 10x², 10x इंटू दिस ये हो जाएगा 50x, फिर माइनस करेंगे ये कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा 25x, और प्लस में 125। अब ये x है, इसे 25x बनाने के लिए 25 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25x, 25 का 5 टाइम्स 125, ये कैंसल आउट, ये 0 पे कट गया। इसका मतलब ये वो नंबर है जब इस कंप्लीट नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्वोशिएंट बचेगा, मतलब इतने पे कट जाएगा। तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए x² प्लस 10x प्लस 25। तो x² प्लस 10x प्लस 25 ये आंसर है। ठीक है, तो देखो मैं आपको इन क्वेश्चंस में आपको ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे करो। इन क्वेश्चंस को क्या करना, सबसे बेटर तरीका बताते हैं, जब भी आपको ये x की फॉर्म में क्वेश्चन दिख जाए तो आप सबसे पहले x को 2 रख लेना। बाई चांस हो सकता है 2 रखने पे डिनोमिनेटर 0 बन जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर 0 बन जाए, वैल्यू 0 बन जाए, तो 2 के बाद 3 रख देना, तो 3 में आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले 2 रख के देखते हैं। तो 2³ ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 15 60 प्लस 75 इंटू 2 150 प्लस 125। ठीक है, इसका भी यूज कर लेते हैं अभी। 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 25 माइनस 21, तो ये कट गया, 3 से ये कटा 7 पे, तो आपका आंसर आया 210 प्लस 133। तो इसे ऐसे ही लिख दो, 210 प्लस 133/7, तो 7 से काटा 30 और 7 से काटा 19, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 49। इसका मतलब हमारे जो गिवन वैल्यू है वो x रखने पे 49 आ रही है, तो ऑप्शन में भी 49 आनी चाहिए। देखो 4 प्लस 25 29 हुआ, नहीं कर रहा मैच। 4 प्लस 10 प्लस 25 यहाँ लिखता हूँ, 4 प्लस 10 प्लस 25, ये नहीं हुआ 49, इसको ये तो आंसर ही है। तो 4 प्लस 10 का डबल 20 प्लस 25, तो ये मैच कर गया 49, ये आंसर है, ये भी नहीं है आंसर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ k कैन बी। तो देखो इसमें अगर आप थोड़ा सा हिंट देखो या फिर छोड़ो आप, क्योंकि एग्जाम में आपको पता नहीं होगा आंसर कौन सा है कि कौन सी वैल्यू पुट करें, तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दो। तो 88 डिवाइड बाई 8 11 इंटू k माइनस 9 इज इक्वल टू, ये होगा 36 माइनस 35, तो ये तो 1 हुआ और ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा,
तो ये 1 प्लस के स्क्वायर, तो इधर इक्वेशन को भेजते हैं, तो के स्क्वायर ये इधर आएगा -11k प्लस 9 प्लस 1 10 हो जाएगा इज इक्वल टू। तो अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 11 आए। इसके बाद मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ आपको जल्दी से कैसे करना है। देखो 10 के फैक्टर आपको -11 में बनाने हैं, तो -11 में क्या बनेंगे, -10 और -1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी इक्वेशन दिखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके फैक्टर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से उसके नीचे लिख दो, तो क्या बने -10 और -1। तो अब आप x की डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे, कैसे निकलेगी, ये -10 है, अब आप इसका साइन चेंज करो, तो साइन चेंज किया +10 डिवाइड बाई इस के स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि 1 होगा। तो दूसरी वैल्यू के लिए भी इसका साइन चेंज करो, +1 डिवाइड बाई सेम कॉफिशिएंट 1। तो आपका आंसर 10 और 1 होगा, के की वैल्यू सॉरी x या k जो भी है, तो 10 और 1 होगा, ठीक है। जैसे एक और बार सिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, -12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 12 के ऐसे फैक्टर जो +1 दे दें, जो कि 4 और 3 होंगे, तो 4 बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि प्लस में चाहिए, तो +4 -3। अब हम क्या करेंगे, x की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे साइन ऑपोजिट करके, तो 4 का साइन ऑपोजिट -4 डिवाइड बाई इसका कॉफिशिएंट 1, तो -4/1 एक वैल्यू हो गई, और -3 का साइन ऑपोजिट करेंगे तो +3 डिवाइड बाई कॉफिशिएंट 1, तो x की 2 वैल्यू होगी। तो समझ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी कैसे सॉल्व करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, AB एंड CD आर टू पैरेलल कोड्स ऑन द सेम साइड। तो AB CD दो पैरेलल कोड्स हैं जो कि सेम साइड पे हैं। OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP AB 10 है, CD 24 है, तो ये C हो जाएगी, बड़े वाली ऊपर होगी क्योंकि ये AB हो जाएगी। आपकी CD 24 दी है और AB आपको 10 दी है। उसने बोला है OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो OP तो ये हो जाएगा AB पे जो परपेंडिकुलर है। OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, ये OQ हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब उसने क्या बोला है कि PQ 7 है, मतलब ये वाली जो लंबाई है ये 7 है। देन डायमीटर ऑफ द सर्कल इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, अगर ये पूरा 24 है CD, तो आधा 12 हो जाएगा, 10 का आधा ये 5 हो जाएगा, तो 12 और 5 के ट्रिपलेट क्या होते हैं, 13 होते हैं। जैसे अगर मैं देखूं 12 और 5 के ट्रिपलेट 13 होता है। तो आप इसे ट्रिपलेट के बेसिस पे एक बार टेकल करके देखना, क्या पता ये ट्रिपलेट से ही उसने डिजाइन किया हो क्वेश्चन को। तो अगर ये 12 है और मैं रेडियस 13 मान लूं, जो कि ये हो जाएगी, अगर इसको 13 मान लूं तो ये 12 13, तो ये 5 हो जाएगी, ठीक है, ये वाली लंबाई 5 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इसको 13 मान लूं, ठीक है, इसको 13 मान लो रेडियस को, ये 5 है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, अब 12 हो जाएगी। तो 12 माइनस 5, तो ये तो 7 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसकी रेडियस 13 रही होगी। तो आपका आंसर डायमीटर पूछा है तो 13 का डबल 26 आंसर है, ठीक है। इसे बस एक बार क्वेश्चन में मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं कैसे करना है आपको। ये सर्कल है, ये दो कॉर्ड्स हैं, इसको रब करते हैं। मैं दोबारा बनाता हूं, देखो क्वेश्चन ये है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये दो कॉर्ड्स हैं, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाले, तो ये CD, ये AB, ये 12 थी, ये 5 थी, ये भी 5 होगी, ये भी 12 होगी, तो इसको ज्वाइन कर दें तो R होगी, ठीक है। और ये आपको 7 दी है, तो इसको क्यों ना X मान लें, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं इसको इधर भी ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी कैपिटल R हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा था, Q था आई थिंक, तो ये Q हो गया और ये P हो गया, OP AB पे, हाँ ठीक है, तो ये O था। अगर हम बात करें OQD में, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, किस में लगा रहे हैं हम, OQD के अंदर पाइथागोरस लगा रहे हैं, जो कि होगी x स्क्वायर 12 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। सेकेंड टाइम हम पाइथागोरस लगाएंगे OPB में, तो OPB में अगर पाइथागोरस लगाएं तो x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में देखो आर स्क्वायर दोनों इक्वल है, मतलब हम दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं। ये आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो हर बार जरूरी नहीं है ट्रिपलेट को ही सेट किया जाए, तो आंसर रूट में भी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल आ जाएगी, तो आंसर क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 144 इक्वल्स टू, या इसे ऐसे लिख देते हैं 12 का स्क्वायर ही रहने देते, क्या पता काम आ जाए, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 14x, तो ये कट जाएगा, ठीक है मैंने बोला था देखो, तो ये इधर आ जाएगा, तो 12 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 14x, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो 12 प्लस 7 19, 12 माइनस 7 5 इज इक्वल टू 14x। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है सब कुछ सही है। अच्छा यहाँ प्लस 5 का स्क्वायर भी था, यहाँ एक 5 का स्क्वायर छूट गया हमसे, ये छूट गया, तो कोई नहीं दोबारा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 144, इधर से क्या आएगा 49 और इधर से माइनस का 25 इज इक्वल टू 14x। इसे कैलकुलेट करो, ये आ गया आपका 4, तो एंड में 0 आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है 70, हाँ ठीक है, तो फिर 70 पे पूरा जाएगा, तो 14x, तो ये कट गया x की वैल्यू 5 आई। अब बताओ अगर x की वैल्यू 5 है तो ये 5 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट से ये 13 आ जाएगी, तो 13 का दुगना डायमीटर पूछा था, तो 26 हो जाएगा। तो ध्यान रखना गलती से 13 आंसर मत लगाना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में डायमीटर पूछी है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है अगर कोसेक थीटा 5/3 है, तो आप क्या करना है, जब भी आपको एक फंक्शन की वैल्यू दे दी जाए, जैसे उसने क्या दिया कोसेक थीटा 5/3 है, तो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल में पुट कर देना, तो ये h होता है, तो h आपको 5 दिया है, परपेंडिकुलर 3 दिया है, तो बाई ट्रिपलेट या पाइथागोरस बेस 4 आ जाएगा। अब उसने पूछा है सीकेंड स्क्वायर -1, तो सीकेंड स्क्वायर -1 तो टेन स्क्वायर थीटा होता है, इनटू में पूछा है उसने कोट स्क्वायर थीटा इनटू कोट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है यहाँ तक। तो अब टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/10 स्क्वायर थीटा ही होता है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा आपको दिया था, इसका स्क्वायर करना था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25/9, ठीक है। 5/3 का स्क्वायर 25/9। उसने बोला द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल जिनकी रेडियस 22 और 10 है, वो कह रहे हैं दो सर्कल है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है, इसकी रेडियस 22 है और इसकी रेडियस 10 है, इज 37, तो ये 37 है इनके बीच का डिस्टेंस। इफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दीज सर्कल्स m एंड q, वो कह रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब हम बनाते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट m और q है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ mq। तो देखो अगर इसको ज्वाइन करें 90 डिग्री बनेगा, इसको ज्वाइन करें यहाँ भी 90 डिग्री बनता है, तो ये हो गई आपकी mq, ये है 22 और ये है 10। तो आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका नाम होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं अभी mq से, तो वो ऑलवेज इक्वल होती है अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर, ये हमेशा इसके इक्वल होती है। अगर ये ट्रांसवर्स होती, ट्रांसवर्स कौन सी होती है, ये वाली ट्रांसवर्स होती है, तो ट्रांसवर्स में बस यहां प्लस आएगा, ये माइनस ही रहेगा, इतना ध्यान रख लेना। तो डिस्टेंस कितना दिया है 37 का स्क्वायर माइनस r, तो 22 माइनस 10 12 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 12 37 और 35 एक ट्रिपलेट होता है, तो इसकी वैल्यू 35 ही आनी है, ठीक है। तो 35 देखो ऑप्शन में होगा, ये रहा। मैं कुछ ट्रिपलेट लिखवा देता हूँ, ये याद रखना आप लोग। पहला ट्रिपलेट होता है 3 4 5 5 12 13 7 24 25
8, 15, 17, इसे 8, 15 लिखना, रुको, 8, 15 एंड 17, 20, 21, 29, 12, 35, 37, 49, 41, 60, 11 एंड 61। तो ये ट्रिपलेट होते हैं आपके नंबर की फॉर्म में, तो इनको याद रखना है आपको, ठीक है। तो इनमें जो ये सबसे बड़ी वैल्यू ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगी हाइपोटेनस को, जो कि यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रही है हाइपोटेनस को। एक ट्रिपलेट और याद रखना आप, वो वेरिएबल की टर्म का ट्रिपलेट होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपोटेनस को। ये भी एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इसका जब यूज होगा तो बताएंगे। चलो मैं इसे फर्दर सॉल्व कराना है तो करा देता हूं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 37 प्लस 12 तो 49 हो जाएगा, और 37 माइनस 12 25 हो जाएगा। तो 49 की जगह बाहर 7 आएगा और 25 की जगह 5, तो ये आ गया 35, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर, एक सर्कुलर रेस है 840 मीटर की, इसमें ए और बी रन इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। वो दोनों एक ही जगह से सेम टाइम पे दौड़ना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में, एट द स्पीड ऑफ 6 and 12। एक की स्पीड 6 है, एक की 12 है मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट नेक्स्ट, विल दे मीट नेक्स्ट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कितने समय के बाद बताओ वो मिलेंगे। देखो एक बार मिलने के लिए होता क्या है, इनके बीच अभी 0 डिस्टेंस है, लेकिन ए आगे आगे भागेगा ऐसे और बी इसके पीछे पीछे आएगा। तो ए क्या करेगा, ए पूरा सर्कल एक और ज्यादा लगा के आएगा। मतलब जब आपको इन्हें एक बार मीट कराना हो सेम पॉइंट पे नहीं, अगर इनकी आपको 1 मीटिंग चेक करनी हो, 1 मीटिंग या फर्स्ट मीटिंग बोल सकते हो आप, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि टाइम ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच डिस्टेंस था 0, तो रिलेटिवली ए को जो डिस्टेंस है वो 840 ज्यादा चलना पड़ेगा। तो 840 ज्यादा चलना पड़ेगा, 840 नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। बी जितना टाइम लगा, बी जितना लेंथ दौड़ेगा उससे ए 840 ज्यादा लेंथ दौड़ के आएगा, तब ए उसे वापस मिलेगा पीछे से। और दोनों की रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगी, तो 6 की स्पीड से ही हो जाएगा 140 सेकेंड। तो आपका आंसर 140 सेकेंड। चलो हाँ देखो, इस क्वेश्चन को बहुत सारे टीचरों ने बोला ये गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, इसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस में आने के पूरे चांसेस हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छे से समझाते हैं आपको। क्वेश्चन में बोला है 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के हैं जो कि टोटल 100 रुपए बनाते हैं। तो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। इसमें आपको नंबर और अमाउंट गिवन है। उसने बोला टोटल नंबर ऑफ कॉइन है वो 40 है, मतलब जो टोटल कॉइन है वो मिला के 40 है, और जो टोटल अमाउंट है वो टोटल 100 रुपए के इक्वल है। अब नंबर के बारे में कुछ नहीं दिया, तो आप क्या करो, नंबर को XYZ मान लो। तो यहां से हमने क्या किया, 5 रुपए के सिक्के X, 2 रुपए के Y, 1 रुपए के Z हो जाएंगे। अब अगर 5 रुपए के X सिक्के तो अमाउंट क्या बनेगा 5X, 2 रुपए के Y सिक्के तो 2Y, 1 रुपए के Z सिक्के तो 1Z, ठीक है यहां तक। अब देखो नंबर ऑफ कॉइन्स आपको कितना दिया है, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं 40, मतलब इन सबका सम 40 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 40 दिया है आपको, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी कि इन सब का सम जो है वो 100 है। तो 5x प्लस, ऊपर लिख दो या नीचे कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5x प्लस बड़ी वैल्यू इसलिए ऊपर लिख रहे हैं हम, 2y प्लस z इक्वल्स टू 100। अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो z कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। देखो अगर ठीक लिखा है तो मैंने 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब देखो क्या हम यहां से y को 60 माइनस 4x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और y किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स को। तो अब यहां पे मेन चीज है कि जो y रिप्रेजेंट किसको करता है, नंबर ऑफ कॉइन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 0 नहीं हो सकते, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स 0 हो सकते हैं, मतलब 0 हो सकते हैं बट नेगेटिव नहीं हो सकते। तो जो y की वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, मतलब y की जो भी वैल्यू होगी या तो वो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए।
तो y की जो वैल्यू है, y यहाँ पे तो है इसके इक्वल, और y को हम ये भी बोल सकते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 भी हो सकती है। तो y की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, सॉरी y की जगह रिप्लेस कर सकते हैं हम ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 यहाँ पे, या फिर इसका साइन उल्टा कर दें तो ये इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो अभी समझो, ये ऐसे हो जाएगा, समझे, क्योंकि ये y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 4x के इक्वल। तो 4x इधर आएगा, तो 4x लेस देन और इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, ऐसे लिखना पड़ेगा, लेस देन 60, ये हो जाएगा आपका 15। मतलब जो x की वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी या तो 15 होगी या 15 से छोटी होगी। तो x या तो 15 होगा या 15 से छोटा होगा। तो देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो 13 हो सकता है। ठीक है, बाकी पॉसिबिलिटी भी निकाल सकते हैं हम। देखो बाकी पॉसिबिलिटी भी मैं निकलवा देता हूं आपको। ये हमने क्या निकाली है, उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू की x मैक्सिमम 15 होगा या 15 से छोटा होगा। चलो अब देखो यहां से इस इक्वेशन में से y की वैल्यू क्या आएगी, 60 माइनस 4x, उसे उठा के इसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूं x प्लस y कितना है, y यहां से आएगा 60 माइनस 4x, तो 60 माइनस 4x प्लस z इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका इधर ही लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x, तो z माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा, कुछ समथिंग ऐसा होगा। या इसको इधर भी लिख लेना, कोई इश्यू नहीं है, या z को लिखते हैं चलो इधर, तो z को इधर उधर शफल कर दें, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3x। z की वैल्यू हो जाएगी, सुनते जाओ, देखो बस z की वैल्यू ये उधर जाके माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 20 समथिंग, ये वैल्यू हो जाएगी z की। अब मैंने फिर से क्या बताया कि z 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो z की वैल्यू होगी या तो वो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ पे फिर से वही वाला सेम टू सेम कंडीशन, कि हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि जो 0, तो यहां से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली थी, यहां से मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से जो 3x आएगा वो आ जाएगा 20 कुछ समथिंग ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इनको शफल उफल कर देना या साइन इसका उल्टा देख लेना, जो भी साइन है ऐसे लगा देना, 0 से छोटा नहीं, इधर ही लगेगा साइन, तो ठीक है ऐसे ही होगा। तो यहां पे 3x की वैल्यू क्या आ गई 20, और ये x की वैल्यू आ जाएगी समथिंग ऐसे। अच्छा साइन मैंने उल्टा लगा दिया यहाँ, कोई नहीं, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 3x की ओर बड़ी है ना, ऐसे हो जाएगा ये, और 20 के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर, जो कि 6.6 होती है। तो x की वैल्यू या तो 6.6 होगी, अब 6.6 हो नहीं सकती, तो 6.6 से बड़ी होगी और 15 से छोटी होगी। तो आपका आंसर 6.6 से तो बड़ा होगा और 15 से, या 15 भी हो सकता है, तो 15 या 15 से छोटा होगा। तो आपकी रेंज क्या बनी, 7, 8, 9 से लेके 15 तक। तो आप x की ये सारी वैल्यू रख सकते हो। सिमिलरली y की भी निकाल सकते हैं, अगर हम x को इधर रख ले तो y को कंपेयर करना पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे सब की वैल्यू जनरेट हो जाएगी, कितनी कितनी रख सकते हैं। तो आपका आंसर होगा 7 से 15 के बीच, और एक ही ऑप्शन है ऐसा 13। तो इसे ध्यान रखना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली टीचर ने इसे यूट्यूब पे बता दिया था कि ये क्वेश्चन गलत है, सबको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे सबको, जिसने 13 टिक किया होगा मार्क्स उसी को मिलेंगे। तो याद रखना इस क्वेश्चन को, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलो देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत कैलकुलेटिव है, बच्चों को बहुत परेशान किया इस क्वेश्चन ने। मैं आपको पहले इसको पूरा चार्ट से समझाता हूँ, फिर आपको इसे डायरेक्ट लिखना सिखा देंगे। क्वेश्चन में उसने बोला y% वोटर्स ने वोट नहीं दिया, तो मान लो 100% वोट थे, उसमें अगर y ने वोट नहीं दिया तो कितनों ने वोट दिया, 100 माइनस y% लोगों ने वोट दिया, ये कास्टेड वोट हो गई। ठीक है, ये हो गई आपकी 100 माइनस y% जिन्होंने कास्ट किया। अब इन्होंने क्या बोला सॉरी, इन्होंने क्या बोला, 10% ऑफ वोट्स कास्ट, जो वोट्स पड़ी उसकी 10% वोट इनवैलिड निकल गई, तो वोट तो इतनी पड़ी।
तो अगर इसमें से 10% वोट इनवैलिड निकल गई तो इसमें 90% वैलिड हुई होंगी, बट 90% किसका, इस वैल्यू का, तो ये हो गई इनवैलिड और ये हो गई वैलिड। तो ये हो जाएगा 90% ऑफ 100 माइनस y%। ठीक है यहां तक। अब उसने बोला while all the valid votes were cast in favor either of two candidates, मतलब ये जो वोट पड़ी हैं वैलिड, ये दो कैंडिडेट के बीच में बटी है, मान लो A और B है कोई। अब इन्होंने बोला द कैंडिडेट हु गोट दिस वोट, द कैंडिडेट हु गोट 59.375% ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय 2484 वोट्स। इसका मतलब उसने क्या बोला, यहां पे सुनना, उसने क्वेश्चन में बोला ये A है ये B है, तो मान लेते हैं ये विनर है, ठीक है, या A B छोड़ो, W और L ही मान लेते हैं, ये विनर है और ये लूजर है। तो कह रहे हैं कि जितनी वैलिड वोट हैं उसकी 59.375% वोट विनर को मिल गई। तो इसमें से माइनस 100 में से माइनस कर देंगे, ये वोट आ जाएंगी लूजर की, तो 375,000 में से करो, ये आ जाएगा आपका 625 डेसिमल, और यहाँ कितना बचना था 41, बट 40 बच जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब जीता कितने से विनर, आप इनका डिफरेंस निकाल लो, यहाँ लिखते हैं। अब देखो इनका डिफरेंस निकालने के लिए 5 कट जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 3 माइनस दिस तो 7 आएगा, 13 में से कैरी हुआ था तो ये 19 और 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो जीता है वो 18.75% से जीता है। 18.75% अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो या ऐसे लिख लेना, लिखना चाहो तो 18 3/4, तो 18 4 जा 72 प्लस 3 75/4 इंटू 100, तो ये कट गया 3, ये कट गया 4, तो 3/16। इसका मतलब जो विनर है वो 3/16 पार्ट से जीता, किसका, वैलिड वोट के पार्ट से जीता, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते थे अब 3/16 ऑफ 90% ऑफ दिस इज इक्वल टू जितनी वोट से वो जीता है, ऐसे करना पड़ेगा। या फिर देखो इसे एग्जाम में कैसे करेंगे, अब हम डायरेक्ट करते हैं इसको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूं। ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है, क्वेश्चन को कैसे देखा हमने। क्वेश्चन में बोला दी नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर इतने थे, तो टोटल वोट थे 16,000, या थोड़ा रब कर लेता हूं, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार देखने के लिए आप लोग। तो चलो देखो क्वेश्चन में उसने बोला है अगर मैं टोटल वोट लिख लेता हूं 16,000 है, जिसमें से सबसे पहले y% तो देने ही नहीं आए, तो कितने वोट देने आए होंगे, 100 माइनस y% देने आए होंगे, तो डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। अब उसने बोला जितने वोट देने आए उसमें 10% इनवैलिड निकल गई। अगर इन वोट में से 10% इनवैलिड है तो कितनी वैलिड हो गई, 90% वैलिड हुई, ठीक है। अब मैंने बताया जो जीता है उसे वैलिड का इतना परसेंट मिला, तो क्या बताया था 59.375% मिल गया आउट ऑफ 100, तो माइनस किया तो ये आया था हमारा 40.625 आया था। फिर ये वोट एक को मिली थी, ये एक को मिली थी, तो जीता कितने से 18.75%, जिसका हमने फ्रैक्शन निकाला था 3/16, याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। तो इसका मतलब इसके 3/16 पार्ट से जीत गया वो, और वो कितनी वोट से जीता 2484, तो 2484। तो इसे कैलकुलेट कर दो, देखो 4 0 4 0, 16 से 16 कट गया। अब ये 9 है तो 9 से काटो, 9 से काटो इसे, 9 2 जम 68 बचा, हाँ 68 बचा, तो 9 6 जम 9 7 जा 63, 54 बचा, तो 54 बचा तो 9 से 6 पे चला देगा, और 3 से ये 92 पे चला गया। तो आपकी वैल्यू हुई 100 माइनस y इज इक्वल टू 92, तो y इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में 8% ने वोट नहीं दिया है, तो ये आंसर है। यही पूछा है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, यही पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था, या जो मैंने अभी सीजीएल का जो एक और पेपर कराया था सॉल्व इससे पहले हार्डेस्ट बोल के, तो ये मैंने उसमें भी कराया था। मैंने उसमें क्या बोला था, आप इसे डीएस से कर सकते थे सॉल्व, तो देखते हैं अभी दोबारा होता है यानी। उसने बोला 4,22,092 4,22,092 रुपए को 20% के इंटरेस्ट पे रखा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में उसने 21,689 रुपए 79 रुपए 21,689
₹79 इसमें से पे कर दिए, तो बचे कितने, तो ये आ जाएगा 3, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 6 गया 4, ये आपका कैरी होके 0, यहाँ से कैरी हुआ होगा ये, तो ये 39 और आ जाएगा। आई थिंक देख लेना 41 हुआ था तो 2 जाके 39 और हो जाएगा। ये इतने रुपए बचे। अब जो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट मिलेगा इसका 20% भी मिलेगा। वो कह रहे हैं वो इफ मोहन क्लियर ऑल द पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट भी पे करते हुए साथ साथ, तो वो बताओ सेकेंड ईयर के एंड में कितना पे करेगा। देखो मैं सीधा लिखता हूँ, फर्स्ट ईयर का तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, और सेकेंड ईयर में क्या करना पड़ेगा, उसे पूरा डेप्ट देना पड़ेगा। डेप्ट मतलब जो पैसा बचा था प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, ये अमाउंट उसे सारा देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर हम इंटरेस्ट दिलाएंगे तो इंटरेस्ट हो जाएगा 422092 का 20%, ठीक है। और जब नेक्स्ट ईयर आप 20% इंटरेस्ट दोगे तो आपको वो भी देना है पैसा जो आपके सिर पे अभी बचा था, तो एक तो ये पैसा देना है प्लस 20% ब्याज भी देना है, तो वो इस वैल्यू का 120% हो जाएगा। तो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस 390,413 का 120%। मैंने बोला था इसे डीएस से चेक कर लेंगे, तो डिजिट सम लगाओ इस पे, तो डिजिट सम से क्या हो जाएगा, 9 कट जाएगा, ये हो गया आपका 8 और 2 10, तो 10 से ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो 0 हटा के ये 2 आ जाएगा, प्लस अब इसे देखें तो 9 और 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 का 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट के 12 दूनी 24, 24 का 6 आ जाएगा। तो आपका डिजिट सम आंसर का 8 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये आंसर ऑलरेडी दिखा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 कट जाएगा, 5 और 4 कट जाएंगे, 6 और 4 10 और 1 11, तो इसका 11 आया, 11 का 2 आया, ये क्या हुआ, तो हमने कुछ गड़बड़ की है, दोबारा चेक करते। देखो इसने कितने पे किए, 21679, तो 21679, तो यहाँ से माइनस किया 3 आएगा, चेक कर लेते, 1 आएगा, 4 आएगा, 1 में से 1 गया 0 आएगा, ठीक है, और 41 में से 2 गया 39 आएगा, तो ये ठीक है, यहाँ तक सारा ठीक है। चेक करते हैं दोबारा, अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो दोबारा लिखते हैं एक बार, या इसमें तो नहीं की मैंने, 9 5 और 4 10 और 1 11, 2 आना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं, तो 422092 पे आपको 20% का इंटरेस्ट देना है, प्लस 390,413 पे आपको पूरा 120% पे करना है, तो ये 9 कट जाएगा, 3 और 3, तो यहाँ 1 देखो यहाँ 1 बचना था, ये 2 आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, ये 6 आ तो रहा है, ठीक है, ये तो 6 आ रहे हैं। तो अभी इसे चेक करते हैं इसमें गड़बड़ हुई हो अगर, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा आपका 8, 4 + 4 8 और 2 10 आ जाएगा, 10 × 2, तो 2 + 6 8 आ रहा है इसका तो आंसर, मतलब इसका डिजिट सम 8 आना चाहिए, या मैंने कुछ 422092 422092, अच्छा यहाँ पे 40 आना था, ये मैंने मिस्टेक की है, ये 40 आना था, तो 4004 आएगा, यहाँ पे माइनर से मिस्टेक थी कैलकुलेशन की, दोबारा कर देते हैं। 422092 पे 20% प्लस इसे माइनस माइनस कर लेना आप लोग, 4004 13 का 120%, ठीक है, ये करना था आपको बस। तो यहाँ से हमारा क्या आया था थोड़ी देर पहले 9, ये एक एक करके कट के ये 2 आया था, याद हो तो अभी इसे चेक करते हैं, 4 4 8 और 1 9, तो 3 12 दूनी 36, 36 का 9 होता है, तो 9 और 2 11, 11 का मतलब 2 आएगा। अब मैच कर रहा है, देखो तो ये मैच कर गया। अब इसे भी चेक करते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर है, चलो कोई नहीं, जैसे 5 5 10 और 8, ये हो गया आपका 18, तो ये कट जाएगा, 8 और 3 11, तो 11 का DS 2, तो ये भी मैच कर रहे हैं, 2 मैच कर गए। 5 और 4 9, 6 और 3 9, इसका DS 8 आया, ये मैच नहीं किया। इसको चेक करते हैं, 10 10 और 12 22, 22 और 10 32, तो 32 का 5 आया, तो 5 भी नहीं मैच कर रहा। अब देखो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 5583 558380, आई थिंक यही है, हाँ, और 564914 564914। अब अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, इन दोनों के
यूनिट प्लेसेस क्या है, डिफरेंट है। तो अगर हम इनके यूनिट प्लेसेस निकालने की कोशिश करें तो गलती हो जाएगी। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ 0 0 काट दूं, अब इसे दोबारा लिखते हैं, हमने इससे तो कर लिया, दोबारा लिख के करते हैं, अब देखते जाओ, ये हटा देते हैं। तो 4,22092 का 20% प्लस 4,00413 का 120%। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इनका यूनिट प्लेस। देखो यूनिट प्लेस निकालने जाओगे तो यूनिट प्लेस से तो ये मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डेसिमल लगेगा और यहाँ भी 1 डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ भी डेसिमल, वहां भी डेसिमल, 1 डेसिमल लग जाएंगे। तो 1 डेसिमल लगने के बाद यहाँ से जो नंबर कैरी होके आएगा वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली हमें टेंस प्लेस निकालनी पड़ेगी। अब जैसे यूनिट प्लेस अगर आप देखो तो 2 2 4 और 3 2 6, तो 6 और 4 10, मतलब डेसिमल के इधर 0 रहा होगा, इसलिए वो 2 नंबर ऐसे दिख रहे हैं आपको। तो इसको अब हम किससे निकालेंगे, टेंस प्लेस से। मतलब हमें पता लगा कि इसकी जो ये वाली प्लेसेस थी ये तो 0 आनी है, तो अब टेंस प्लेस आपको आंसर दे सकते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो इसका टेंस प्लेस चेक करते हैं। देखो टेंस प्लेस चेक करने का सबसे बेटर तरीका, आप उस नंबर को 100 से डिवाइड 100 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इस नंबर को, मान लो इतना नंबर है, इस नंबर को 100 से डिवाइड करूं और इस नंबर को भी 100 से डिवाइड कर दूं, तो 100 से डिवाइड करने का रूल होता है कि लास्ट के, जैसे मान लो यहाँ नंबर लिखते हैं 9286432 और 100 से डिवाइड किया, तो यहाँ तक तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो रिमाइंडर लास्ट के 2 नंबर बचते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 92 और यहाँ बचेगा 2, तो 92 का ट्वाइस 184 प्लस अब 13 का इंटू 12, 13 का 12 टाइम्स, क्योंकि यहाँ भी 2 नंबर और यहाँ भी 2 नंबर, तो 156। तो इनका अगर हम समीशन कर लें तो ये आ जाएगा 6 और 4 0, 1 कैरी हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 8 13, 13 और 1 14 हो जाएगा। यहाँ पे होगा ये 2 और 3, जो भी हो। हमें बस कौन चाहिए था, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। इसका मतलब यूनिट प्लेस 0 आई होगी और फिर 4 आया होगा, मतलब ये कुछ नंबर ऐसे आया होगा बेसिकली। तो आपका आंसर 4 वाला होगा, जिसके एंड में 4 होगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अब 2 DS मैच कर रहे हैं, या तो फिर आप तुक्का लगाओगे इन दोनों में से, और अगर एग्जैक्ट आंसर पे जाना है तो दूसरा तरीका क्या मिला, हमने टेंस प्लेस निकाल ली, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस दोनों की सेम थी, इसलिए नहीं निकाली हमने यूनिट प्लेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला इसे सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर माइनस 9, तो x स्क्वायर माइनस 9 क्या है, 3 का ही स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, और डिवाइड कर रहे हो आप x प्लस 3 से, ये कट जाएगा x माइनस 3, ये आंसर है। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राजेश in his printing press got an order to print some books out of which he completed 17 by 27 in 34 days। 17/27 ऑर्डर को वो पूरा 34 दिन में कर देता है। मतलब अगर टोटल 27 है तो उसमें से 17 करने में 34 दिन लग रहे हैं। तो जब 17 करने में 34 दिन मतलब दुगना टाइम, तो 27 का दुगना कितना हो जाएगा, 54 दिन लगेंगे अगर पूरा काम पूछा है तो। इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज डिड ही कंप्लीट द एंटायर में तो 54 लगेंगे, तो 54 आंसर है। अगर रिमेनिंग पूछे तो रिमेनिंग अभी 20 दिन और बाकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अ ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल द राइस एट कॉस्ट प्राइस। मतलब एक दुकानदार है, वो ये कहता है कि मैं अपने आर्टिकल्स को सीपी पे बेचूंगा, क्रय मूल्य पे बेचूंगा, बट यूजेस अ फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg। पर वो हर 1 किलो की जगह सिर्फ 870 ग्राम वजन का इस्तेमाल कर लेता है। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। आप देखो जब भी ये क्वेश्चन दिखाई दे, आप सबसे पहले क्या करना, शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से देखना। इसे करने को तो 1 सेकंड में कर देंगे, बट आपको समझाना है मुझे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो मैंने मान लिया कि शॉपकीपर ने 1000 ग्राम खरीदा 1000 रुपए का, और शॉपकीपर ने कस्टमर को बोला कि भाई देख मैं 1000 ग्राम लाया हूं 1000 रुपए का, तो तुझे भी सीपी पे बेचूंगा, मतलब मैं तुझे 1000 ग्राम ही दूंगा और पैसे में 1000 ही लूंगा, तो 1000 ग्राम के 1000 रुपए ले लेगा। अब ये बात शॉपकीपर को पता है कि उसने एक्चुअल में 1000 ग्राम तो दिया ही नहीं, उसने 1000 ग्राम में से क्या किया है, उसने 870 ग्राम ही दिया है, मतलब इसमें से सिर्फ 870 ग्राम दिया है उसने। 870 ग्राम दुकानदार को कितने का पड़ा होगा, 870 रुपए का।
तो जो चीज 1000 ग्राम 1000 रुपए की थी तो 870 रुपए की होगी। अब शॉपकीपर ने क्या किया, 870 रुपए की चीज जो खुद खरीदी वो सामने वाले को 1000 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो गया, 130 का। कितने पे, 870 पे, क्योंकि उसकी जेब से 870 ही लगे, इंटू 100, तो 0 0। इसे सॉल्व कर देना, 1300 को 87 से डिवाइड करना है तो कर दोगे। 1300 को 87 से डिवाइड करना है तो 1 टाइम 87, 0 3 4, 430 बचेगा। अब ये 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, देखो 1 टाइम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, 8 टाइम्स भी नहीं होगा, बहुत दूर है। 87 का 5 टाइम्स होता है आपका 435, ठीक है, तो 435 भी नहीं जा रहा, 435 से कम है, मतलब ये इसके 15 टाइम से कम है, तो 14 समथिंग होगा, तो 14 समथिंग ये आंसर रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है हु ऑब्टेन्ड 79% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर, मतलब अगर मैं सभी सब्जेक्ट की बात करूं तो 79% बताओ इनमें से किसके मार्क्स हैं। तो देखो 79% आउट ऑफ 100, सबके 100 में से आ रहे हैं, तो 79% किसके, ये तरुण के मार्क्स हो गए, देखते जाओ, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके और ये इसके। वो कह रहे हैं इनमें से बताओ 79% किसने स्कोर किया। अब हर पेपर 100 नंबर का था तो सभी पेपर 500 नंबर के हो गए, तो जिसने भी 79% स्कोर किया होगा वो 79% 500 का ही किया होगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू ये होगी, तो ये हो जाएगा आपका 45 और 350, तो ये हो गए 395 मार्क्स। मतलब उस बच्चे के मार्क्स 395 होने चाहिए जोड़ने के बाद, या ये देख सकते हैं एंड में 5 आएगा, ये भी देख सकते हैं, देखो अगर 2-3 के में 5 आएगा तो देख लेंगे, तो 5 0 5 आया, 5 और 5 10 आ गया, और इसके प्लस 5 किया तो एंड में 5 आया। पूरा भी सम नहीं करेंगे, बाद में देख लेंगे। तो इसे सम किया, 9 और 6 5 आ गया 15 का, ये 2 आ गया, और 2 + 5 यहाँ 7 आ रहा है इसके एंड में, ये आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे देखो 5 और 7 2 6 हो जाएगा, 6 और 3 यहाँ पे इसके एंड में 9 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ऐसे ही इसको चेक करते हैं, तो 6 6 6 18 18 और 5 23 23 और 8 इसके एंड में 1 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 8 और 2 10, 8 और 8 16 का 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही नंबर बचा जिसके एंड में यूनिट प्लेसेस 5 हो सकता है, और वो यही नंबर है। और उसने अप्रॉक्स नहीं बोला, उसने एग्जैक्ट 79% बोला है, तो 79% मतलब एंड में 5 आना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ तक समझ आया, ये पेपर समझ आया। ये बड़ा आसान सा पेपर था, इसमें बस कुछ 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे। कौन कौन से अभी बता देते हैं। एक तो ये क्वेश्चन अच्छा था इंटरेस्ट वाला, सेकेंडली आपका ये वोटिंग वाला क्वेश्चन अच्छा था, थर्ड क्वेश्चन हाँ ये कॉइन वाला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो इसमें 3 क्वेश्चन तो अभी तक हमें दिखाई दिए कि 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और पीछे जाते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ मतलब ये रेगुलर क्वेश्चन है, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर क्वेश्चन था, ये भी रेगुलर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थोड़ा सा समझाया था मैंने, तो 4 क्वेश्चन हो गए, लगभग 4 क्वेश्चन मॉडरेट हो गए। ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान था, 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 ये भी, बाकी तो आसान ही थे स्टार्टिंग के सारे, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि इन 25 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से चैलेंजिंग थे, ठीक है। इनमें कुछ कॉन्सेप्चुअल थे, मैं हमेशा बोलता हूं कुछ कॉन्सेप्चुअल होंगे और कुछ कैलकुलेटिव होंगे। अब कैलकुलेटिव में कौन सा था याद करो, एक सिंपल इंटरेस्ट वाला था जो मैंने कराया था, एक आपका था इलेक्शन वाला, वोट वाला। कॉन्सेप्चुअल में कौन से क्वेश्चन थे आपके, एक तो वो एक्स स्क्वायर वाला जो एक्स क्यूब की फॉर्म में था, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अदरवाइज वो जल्दी भी हो सकता है। और एक ये कॉइन वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस कॉइन वाले क्वेश्चन ने बहुत बच्चों को परेशान किया था, तो बहुत सारे टीचरों ने बोला था कि इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, उसकी हम रेंज निकाल सकते हैं। तो वो रेंज हमें याद है क्या आई थी, 7 to 15, मतलब एक्स की वैल्यू हम 7 से 15 तक ले सकते थे। अब आप लोग क्या करना, आप लोग एक काम करना, उसी क्वेश्चन पे दोबारा जाना
और y और z की रेंज जो आएगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सभी के सभी बच्चे, ठीक है। y और z की जो भी रेंज आएगी वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब आप मुझसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं।